मेरी शादी को बस 2 ही हफ्ते गुजरे थे कि असीम दुबई जाने के लिए तैयार था। जब्त के बावजूद भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। अभी तो मैंने अपनी पत्नी से भी जी भर के बातें भी नहीं की थी और ना ही उसके संगत को ठीक से महसूस किया था। मेरी शादी 28 की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे शादी की ख्वाहिश तो 17-18 साल की उम्र में ही होने लगी थी, क्योंकि मेरी गिनती उन लड़कियों में होती थी जो कि कम उम्र में ही रोमांटिक वीडियो देखने की आदी हो जाती है और फिर शादी की ख्वाहिश बढ़ने लगती है। मगर सितम इस बात का था कि मुझे मामूली शख्स सूरत की मालिक थी, इसलिए जो भी रिश्ता आता मुझे बिना पसंद किए चला जाता। और जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आकर वापस जाता है तो मैं कई घंटे अपने कमरे के बेड पर लेटी रहती, रोती रहती और फिर अपना दिल बहलाने के लिए मोबाइल लेती और उस पर रोमांटिक वीडियो देखने लगती थी। मुझे शुरू से ही रोमांटिक सीन और रोमांटिक लोग पसंद थे और अब तो फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक पर भी जिस तरह की शादियों की रस्मों को बिल्डनेस दिखाई जा रही थी, दिल में ख्वाहिशें होने लगी थी कि मेरी शादी भी ऐसे ही हो। निकाह की रस्म पहले हो और शादी अगले रोज़ हो। निकाह होते ही मेरी पति मेरे पास है और माथे पर प्यार करे, मुझे सीने से लगाए, अपनी मोहब्बत का खुलकर सबके सामने इजहार करे। मैंने तो यहाँ तक सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो अपनी मेहंदी पर जो अपने पति के साथ खूब डांस करूँगी, जैसे आजकल की लड़कियाँ अपनी शादियों पर हल्ला गुल्ला कर देती हैं। मैं बस ऐसे ही वीडियो देखती रहती थी, जैसे न्यू मैरिड कपल बाहों में बाहों डाले अपनी हनीमून का एक एक सीन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज देते हैं। मैं कई बार एक एक सीन देखती रहती। उस वक्त तो मेरे दिल में ऐसी शदीद ख्वाहिश होती है कि किसी से भी कुछ भी हो जाए, बस मेरी शादी हो जाए। लेकिन उस पर सितम यह है, किसी को पसंद नहीं आती थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी थी, मेरी ख्वाहिशें भी शिद्दत आने लगी थी। अब भी जब भी मेरी किसी कज़िन या किसी दोस्त की शादी होती तो उम्र में मुझसे छोटी होती थी, तो मैं उसे दूल्हे के पास बैठा देखकर ठंडी आहें भरती। वह मौजूद कई लोग बातें बातों में मुझ पर तंज आ जाते और मेरी माँ को कह देती, अरे असीमा, अभी तो तूने नूनी का कहीं रिश्ता नहीं किया, या मेरी समीरा को देख, नूरी से 4 साल छोटी है, उसकी भी शादी हो गई। इस बात से मेरी माँ बिना जवाब दिए ही अपना रुख बदल देती। और मुझे तो लगता है जैसे किसी ने बड़े जोर पर गुस्सा मेरे दिल पर मारा हो। मुझे सामने बैठी मेरी कज़िन जहर लगने लगती। मेरा यह मन चाहता है कि उसका मुंह नोच लूँ और उसकी जगह मैं बैठ जाऊँ। कुछ रिश्ते मुझे पसंद ना आते और कुछ रिश्ते मेरे माँ बाप को, भाइयों को पसंद ना थे। कहते हैं ना कि लड़के की उम्र हमारी बहन से बहुत ज़्यादा लगती है। कभी कहते हैं यह बस ठीक ठाक ही कमाता है, सारी ज़िंदगी नूरी हमारे घर पर ही पड़ी रहेगी कि मेरी यह पूरा कर दो, मेरा वह पूरा कर दो। वह बहन के लिए कमा रहे हैं, हमारे अपने बीवी बच्चे भी तो हैं, इसलिए खाना पीता घराना देखकर ज़रूरी है। सबको अपनी अपनी फिक्र थी, किसी को मेरे जज्बात का कोई एहसास न था। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी बंद पड़ने लगी थी। इसलिए मैंने बेशर्मों की तरह अपनी माँ से खुद कह दिया था कि जैसे तैसे जो भी रिश्ता आता है और मुझे पसंद करता है तो खुदा के लिए मेरी शादी कर देना। अगर वह कम भी कमाता हो तो मैं आपको घर पर किसी मांगने नहीं आऊँगी, उसकी रूखी सूखी भी खाकर गुजारा कर लूँगी। मेरी माँ मुझे जवाब दरबाज कहने लगी, बोली, देखो तो कैसी बेशर्म लड़की है, अपने ही मुँह से अपनी शादी की बात कह रही है। कमबख्त कभी तूने सुना है किसी लड़के को ऐसी बात करते मुँह से कहते हुए? मैंने कहा, अम्मा, जब आप लोग यही नहीं सोचेंगे तो मुझे कहना ही पड़ेगा ना। यह कहना था कि अम्मा ने चप्पल उतारी और सीधा मेरे सर पर निशाना लिया था। अगर मेरा जरा सा भी हट ना जाती तो चप्पल सीधा मेरे सर पर लगती। मैं गुस्से से अपनी माँ को देखा। मैंने कहा, अगर आपने मेरा यह पैगामा भाई और पापा तक नहीं पहुँचाया तो रिश्ता देखने वाले मैं खुद ही कहूँगी कि मुझे आपका बेटा पसंद है। मेरी यह बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे जो 2 गालियाँ दी थी, मेरे कानों में धुआं निकल गया था। मेरी माँ को जितनी भी गालियाँ याद थी, सारी की सारी गाली में दे डाली थी, लेकिन मुझे अब भी परवाह न थी। मैंने इंतहा मजबूरी में यह कदम उठाया था। मेरे इस कदम उठाने में यह हुआ कि अगला रिश्ता आते ही मंजूर कर लिया गया। लेकिन लड़के वालों को एक ही डिमांड थी कि उन्हें शादी जल्दी और सादगी से चाहिए, और इस बात पर मेरे घर वालों को भी कोई एतराज़ न था। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी असीम से हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि शादी की इतनी जल्दी लड़कों वालों को क्यों थी, लेकिन मैं असीम को पाकर बहुत खुश थी। लेकिन यह खुशी मेरी बस
कुछ समय के लिए ही साबित हुई थी। यह तो शादी के चंद दिन बाद मालूम हुआ कि असीम दुबई में नौकरी करता था। दुबई में किराए की टैक्सी चलाता था, इसलिए उसे ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिली थी। जब मुझे यह बात पता चली तो वह 2 हफ्ते बाद ही दुबई चला जाएगा। तो यह सुनकर मैं बहुत परेशान हुई थी। मैं रोना धोना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था, क्या बात हुई, अगर आपने दुबई में ही रहना है तो शादी क्यों की? असीम कहने लगा कि अभी मेरा छोटा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जब तक कि उसका कारोबार शुरू नहीं हो जाता। घर का निज़ाम तो मुझे ही चलाना है। 3 बहनों की शादी में कर चुका हूँ, लेकिन बहनों का आना जाना भी बहुत है। इतने सारे खर्चे पूरे करने के लिए अगर मैं हिंदुस्तान में टैक्सी चलाऊँगा तो कभी भी पूरा नहीं कर सकता। असीम पढ़ा लिखा नहीं था, बस उसे टैक्सी ही चलानी आती थी। वह कहने लगा कि हाँ, दुबई में इतना काम कर लेता हूँ कि घर में कभी तंगी नहीं हुई। मैंने कहा, फिर ऐसा करो कि मुझे भी अपने साथ दुबई ले जाओ। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह इतना आसान नहीं है। मेरा वहाँ पर कोई अपना रहने का खुद इंतजाम नहीं है कि मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊँ। वहाँ तो हम लोग उसी वर्कशॉप में ही सो जाते हैं। जी मालिक के टैक्सी चलाते हैं। जब मुझे पता चला कि वह साल में एक बार ही हिंदुस्तान आता है, वह भी बस 15 से 20 दिन के लिए, तो मेरा दिल चाहा अपना सर दीवार से मारकर फोड़ डालूं। यह कैसी शादी थी? पहले तो मेरी शादी सादगी से हुई थी, जैसे आपने मैंने शादी के लिए देखा थे, जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं सब्र कर लिया। उसके बाद असीम भी अब रोमांटिक टाइप का बंदा था। मेरी कभी खोलपन तारीफ नहीं की थी, ना ही अपनी बेबसियों का इजहार किया। मैंने उस पर भी सब्र का घूंट पी लिया। लेकिन साल में बस 15-20 दिन भी पति के संगत पर मैं सन्नाटा नहीं कर सकती थी। असीम ने शादी अपनी माँ और घर वालों की खातिर की थी, ताकि बीबी माँ और बहनों के नखरे उठाती रहे। मैं तो लिसम के रह गई थी। मैंने रोने और नखरे दिखाने पर भी असीम पर कोई असर नहीं हुआ था और वह दुबई चला गया। मेरे हिस्से में फिर भी वही तन्हाई आई थी। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। असीम के साथ बीते हुए याद आने लगती। पूरे 24 घंटे में मैं बस 10 मिनट की वीडियो कॉल पर मुझसे बात करता था। उससे अपनी माँ और भाई बहनों के बारे में पूछने लगता। मैं जो उसके प्यार भरे जुल्म सुनने के लिए बस तरस ही रही होती थी। वह मुझे ऐसा कोई इजहार नहीं करता था। मेरी सास को बस मुझसे इतनी गरज थी कि मैं किचन पूरा संभाल लेती थी, नंद की आओ भगत कर लेती थी। अक्सर मेरी सास रात को अपनी नींद की दवा खाकर जल्दी से सो जाती थी। फिर मैं और मेरा छोटा देवर, जिसका नाम साहिल था, घर में अकेला ही रहते थे। अक्सर रात को खाना भी मुझे साहिल के साथ ही खाना पड़ता था। वह काफ़ी बातूनी टाइप का नौजवान था। अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी के हिस्से कहानियाँ सुनाने लगता, लेकिन मुझे उसकी बातों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं होती थी। एक बार मैं किचन में खाना बनाते हुए एक रोमांटिक मूवी का हिस्सा देख रही थी, जिस मूवी को रात गुजारने के लिए रात को देखना शुरू किया था। लेकिन आधी मूवी के बाद ही मुझे नींद आ गई। दोपहर को मेरी सास अपने कमरे में थी। मैं किचन में खाना बना रही थी। साहिल यूनिवर्सिटी से आने ही वाला था। सब्जी चूल्हे पर रखी हुई थी। मैं किचन में रखी कुर्सी पर बैठ गई। हमारा किचन काफ़ी बड़ा था, इसलिए टेबल कुर्सियाँ किचन में ही रखी हुई थी। अक्सर मैं वही नाश्ता दोपहर का खाना खा लिया करती थी। सारे कामों से फ्री थी, बस रोटी बनानी थी, इसलिए सोचा रात वाली बची हुई मूवी देख लेती हूँ। वही देख रही थी, बल्कि हर रोज़ मैं बेगाना होकर मैं उस सीन में जैसे खो सी गई थी कि अचानक से मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पलट कर देखा तो साहिल बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था और वह वीडियो भी देख चुका था। मैं उसे देखकर बुरी तरह गड़बड़ा गई थी। वह भी सीधा हो गया, कहने लगा खाना बन गया हो तो जल्दी से रोटी बना दे। मैंने कहा हाँ, बस बनने ही लगी है। मैंने फ़ोन से मोबाइल बंद कर दिया। रोटियां बनाने लगी। लेकिन उस हादसे के बाद मैंने महसूस किया साहिल का रवैया मुझे बदलने लगा था। पहले वह मेरे कमरे में भी नहीं आता था, लेकिन फिर मेरे कमरे में आने लगा था। कहता शाम की चाय आपके कमरे में ही पी लेते हैं, आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, हाल में ठंड लगती है। मेरी सास और शाम के वक्त सर्दी की वजह से अपने कमरे में रजाई में घुस जाती थी। फिर अपनी चाय खाना सब कुछ वह कमरे में ही खाते थे। मैं शाम की चाय बनाकर अपने कमरे में ले आई। लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो साहिल के हाथ में मेरा मोबाइल था। वह यूट्यूब हिस्ट्री देख रहा था कि मैंने कौन कौन से वीडियो देखे हैं। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। आखिर वह कौन होता था कि मेरा प्राइवेसी देखने वाला महवाला। वह मुझे देखकर उसकी मेरा मोबाइल एक साइड रख कर दिया। मैंने चाय की ट्रे बेड पर रखी और अपना मोबाइल पढ़कर सीधा टेबल के दराज से रख दिया। चाय पीने के बाद बीच साहिल मुझसे कहने लगा, भाभी आपको मूवी किस टाइप की अच्छी लगती है?
उसके सवाल पर मैं हैरान हुई। मैंने कहा क्या मतलब? वह कहने लगा मतलब यह एक्शन मूवी है रोमांटिक। वो बड़ी तरंग से बात कर रहा था। मैं ना जाने क्यों उसके इस अंदाज का थोड़ी नाराज़ हुई थी, शायद इसलिए कि वह इस दिन मेरे मोबाइल पर वह रोमांटिक सीन देख चुका था। मैंने उसे जवाब न दिया और वह कहने लगा कि वैसे मुझे रोमांटिक कहानी और फिल्में बहुत पसंद है। वह उसने यह बात बहुत ही खुमार भरे शब्दों में कही थी। मैंने अचानक से उसकी तरफ देखा तो कहने लगा इंग्लिश रोमांटिक टाइप की फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आपको? उसके सवाल पर मैंने उसे घूर कर देखा तो हंसने लगा। कहीं लगा भाभी मुझे आप पर इतनी सहेली बन सकती हैं। अरे भाभी और देवर का रिश्ता तो प्यार मोहब्बत वाला होता है, और आप मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। भाई ने बहुत ज़्यादा की थी आपके साथ, भरी जवानी में अकेला आपको छोड़कर दुबई चले गए। दिन इस और नोट फेयर। उसकी बातों ने मेरे कानों में लवे तक लाल की थी। मैंने कहा साहिल मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम बाकी की चाय अपने कमरे में जाकर पी लो प्लीज़। बेशक मुझे शादी का शौक़ था और मैं रोमांटिक टाइप की लड़की थी, लेकिन मोहब्बत अपने पति से करती थी। साहिल कौन होता था कि मुझे इस तरह की बातें करने वाला था? मेरे सख्त शब्दों को सुनकर उसने अपना कप उठाया और कमरे से बाहर चला गया। साहिल अपने किसी भी काम को बिना झिझक मुझसे कह दिया करता था। मैं नाश्ता बना रही थी जब भाभी की रट सही ने अपने कमरे में लगानी शुरू कर दी थी। मैंने चाय की केतली के नीचे आग कम की और साहिल के कमरे में चली गई। वह अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मुझे बेहद शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी। लफ्ज़बाजी के बिना दस्तक के ही साहिल के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। वह कहने लगा अरे आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं, आ जाए अंदर। यह देखे मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ है, प्लीज़ इसे जल्दी से लगा दें, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। मैं झिझकते हुए अंदाज से अंदर आई थी। साहिल ने सुई धागा मुझे थमा दिया। मैंने उसके शर्ट का बटन लगाने लगी। वह लगातार मुझे ही देख रहा था और जिस अंदाज से देख रहा था मुझे उलझन हो रही थी। मैं सांस लेना उस समय भूल गई थी जब उसने मेरे बालों की आवारा लट को अपने हाथ से पकड़ा, मेरे कान के पीछे कर दिया। मैं एकदम ना कर पीछे हटी थी। कहने लगा कि क्यों घबरा रही हो, वो लट को आपको परेशान कर रही थी। मैंने सोचा पीछे कर दूं। मैंने जल्दी से उसका शर्ट का बटन लगा और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन अब मैं महसूस किया था कि वह मेरे करीब आने की कोशिश करता है। अब मैं उसे साहिल को खतरने लगी थी। एक बार रात के समय मैं सो रही थी कि मुझे लगा जैसे किसी के नज़रों के तबीज़ मेरे चेहरे पर पड़ी है। गहरी नींद भी मेरी आंख खुल गई थी। मेरे कमरे में बस नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का जायज़ा लिया कि आखिर मुझे उलझन किस चीज़ की हो रही है, कि जब अचानक मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी, जिसे मैं हर वक्त बंद कर ही रखती थी, हर वक्त हाल में खुलती थी। आज वह खिड़की खुली हुई थी। मैं हैरत थी कि मैं तो इस खिड़की को खोलती ही नहीं थी। बेड से उठती हूँ जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया था जो यहाँ से चला गया, और वह साया साहिल के कमरे में गया था। पहले तो मैं समझ नहीं पाया वह साया कौन था। अब मुझे डर महसूस होने लगा। मैंने खिड़की बंद कर दी। मुझे अभी डर महसूस हो रहा था। पता नहीं कौन था, मुझे अपने कमरे में खिड़की से अब डर लग रहा था। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई थी और अपने साथ जाकर लेट गई थी। लेकिन उनके खरता ने मुझे एक पल भी सोने नहीं दिया था। मजबूरन मुझे अपने ही कमरे में जाकर सोना पड़ा। सुबह नाश्ते पर साहिल मुझे देखते ही देखे जा रहा था। कहने लगा भाभी आपको भाई की बहुत याद सताती होगी। मैंने कहा हाँ याद तो आती है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा दिन भर रात आप करवटें बदलते हुए भी गुजार देती होंगी। भाई की संगत याद करके आपको कहाँ नींद आती होगी। मेरा दिल भी हिल सा गया था। बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने कहा तुम ज़्यादा ही बदतमीज़ नहीं हो रहे हो, खबरदार जो आगे से मुझे ऐसी बातें की। मेरी बात सुनकर साहिल चुप हो गया और वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर आधी रात को मेरे कमरे में खिड़की खुली थी। लेकिन एक बार मैं जान गई थी कि मेरे खिड़की पर वह साया किसका है, जो मेरे देवर साहिल का था, जो खिड़की खोलकर मुझे ही सोते हुए देख रहा था। यह देखकर मुझे गुस्सा आने लगा था। कैसा बदतमीज आदमी था। अगले दिन मैंने साहिल से पूछ लिया था कि मेरे कमरे की खिड़की से क्या देखने की कोशिश कर रहे हो। मेरा सवाल पर मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे आप सोते हुए बड़ी अच्छी लगती हैं। यह सुनकर मुझे अपने देवर पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा कि अब अगर तुमने ऐसी हरकतें की तो तुम्हारी शिकायत मैं तुम्हारी माँ से लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर साहिल को गुस्सा आगे आने लगा।
वह इस वक्त वहाँ से चला गया। लेकिन रात को मुझे लगा जैसे कोई मेरी बहुत करीब है। जैसे मेरी आंख खुली, अपने देवर को अपने इतने करीब देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वह कहने लगा, जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के सो गई थी तो ऐसा ही होगा, फिर तुम्हारा पति भी तो यहाँ नहीं है। मैंने सोचा कि उसकी कमी पूरी कर दूँ। यह सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि मैं उठकर बाहर जाती, वह बेशर्म आदमी मुझे अपनी बाहों में ले चुका था और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। पहले लगा खुले दरवाजे से तो कोई भी अंदर आ सकता है। तुम ये दरवाज़ा मेरे लिए खोल कर रखती थी, अब क्या नेक पसार कर बनी रही हो? हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, ना मैंने दरवाज़ा कभी इसलिए खोला था क्योंकि मुझे अपने जज्बात का खतरा ना था। मैं तो साहिल की भाइयों जैसे समझती थी। उसे रात भी पता नहीं दरवाज़ा कैसे खुल गया था, या फिर यदि साहिल की ही कोई चाल की थी। सच कहते हैं कि देवर आग होता है, उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उस आदमी ने मेरी इज्जत बर्बाद करने रख दी थी। मैं रोती रह गई, लेकिन उस आदमी को रहम ना आया। मुझे बर्बाद करने के लिए बाहर कहने लगी, लगा आपको फिर कभी मूड हो जो मुझे बता देना। मैं रो रही थी। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ गुनाह किया है, खुदा तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह कहने लगा, और जैसे फिल्मों और वीडियो तुम रात को देखती हो, वह क्या है? तुम भी तो गुनाह है जो तुम करती हो। मैंने कर लिया तो क्या गलत कर दिया? वह कहकर चला गया। मैंने कभी सोचा ना था कि मेरे साथ यह सब कुछ भी हो सकता है। अगले दिन मैं अपनी माँ के पास चली गई। मैंने सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूंगी। मैं अब यह बातें अपनी माँ से भी किसी को नहीं बताई थी। एक बार मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई। उसने मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी और मैंने उसे दिल की सारी बात बता दी। वह कहने लगी, मैं तो शुरू से ही अपने देवर के साथ फ्री नहीं होना चाहती थी और उसे शुरू से ही हद में रखती थी। फिर कहने लगी, तुम्हारा पति और सास कभी भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं यह सुनकर रोने लगी थी। वह सच कह रही थी कि मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। मेरे दोस्त कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी हो, अपने पति से कहो तुम्हें दुबई बुला ले, तुम वहाँ जॉब कर लेना ताकि अपने खर्चे खुद उठा सकूं। मैंने यही किया। अपने असीम से कहा, मुझे तुम्हारे बगैर यहाँ नहीं रहना, या तो मुझे भी दुबई बुला लो, वहाँ नौकरी कर लूँगी, या फिर मुझे तलाक दे दो। मैं सोच चुकी थी कि अगर वसीम ने मुझे दुबई नहीं बुलाया तो मैं तलाक ले लूँगी, लेकिन वापस ससुराल नहीं जाऊँगी। वसीम ने मुझे दुबई बुला लिया। मुझे वहाँ स्कूल में टीचिंग की नौकरी मिल चुकी थी। वह छोटा सा फ्लैट भी किराए पर ले लिया था। मैंने दोबारा हिंदुस्तान का रुख नहीं किया और अपनी ज़िंदगी को भी बदल कर रख दिया था। मेरा गुनाह यह था कि मैं अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर सकी थी और गैर अखलाकी टाइप की वीडियो देखी थी। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं था कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही थी। अब मुझे अपने गुनाह का एहसास हुआ तो मैं तौबा कर ली। रोज़ के सजदे में अपने रब के हुजूर रो रो कर दुआएं मांगती थी। मुझे अपने वजूद के घिन आने लगी थी। मैं बार बार नहाने लगती, लेकिन फिर भी मुझे लगता कि मैं पाक नहीं हूँ। मेरे वजूद पर ऐसी गंदगी लग चुकी थी जो कभी नहीं मिट सकती। मेरे सजदे लंबे होने लगे थे। मेरी नमाज और भी शिद्दत पैदा होने लगी थी। मैंने दोबारा कभी ऐसे फिल्में और वीडियो नहीं देखी, लेकिन यह बात मुझे पहले किसी ने नहीं बताई थी ना। और इस टाइप की वीडियो देखने से आदी हो जो गुनाह या करीब है। देवर की शादी पर भी और सिर्फ असीम ही हिंदुस्तान गए थे। मैंने कहा, मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही है। उस आदमी की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। समय यूं ही गुजरने लगा। मुझे खुदा ने दो बेटे दिए थे। 16 साल गुजर गए थे। एक बार मेरे पति जब घर आया तो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, बहुत बुरा हुआ। साहिल के साथ मैंने कहा किया हुआ और कहने लगा, साहिल की 14 साल की बेटी ने किसी लड़के के साथ बदकिरदारी कर ली है। साहिल बहुत रो रहा था। उसकी बेटी हर समय मोबाइल पर लगी रहती थी। किसी को नहीं पता था कि वह क्या देखती है। वह बच्ची गलत वीडियो देखने लगी थी, इसलिए अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ पाप कर बैठी। और अब घर वालों को पता चला है कि साहिल का रो रो कर बुरा हाल है। कहता है, मुझे बदनामी सही नहीं जाएगी। मैंने सोचा आज खुद पर गुजरी तो उस आदमी के आंसू नहीं रुक रहे हैं, और जब मेरे साथ जुल्म की थी तो कैसे घटिया घटिया जुल्मबाजी कर रहा था। मेरे पति कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ अपनी बेटी की इज्जत पर मैं पर्दा डालूं, अपने बेटे की शादी उससे कर दूं। फिर मैं इनकार कर दिया। मैंने कहा, इतना बड़ा दिल नहीं रखती। यह सब सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून हुआ था। मुझे दुबई आए हुए 15 साल गुजर गए थे।
और मैं हिंदुस्तान नहीं गई थी, लेकिन आज मैं हिंदुस्तान जाना चाहती थी। मैं असीम से कहा मुझे हिंदुस्तान ले चलो। असीम मान गया, बल्कि मुझे है रास्ते में देखने लगा, क्योंकि इन 16 साल में उसने मुझसे कई बार जिनकी थी कि मैं हिंदुस्तान चलूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। लेकिन जब आज मैंने उसके मुंह से कहा तो उसे हैरानी हुई थी। मैं अपने दोनों बेटों के साथ अपनी ससुराल में आई। साहिल के चेहरे पर छाया दर्द और बदनामी लिज्जत का एहसास देखकर मेरे रूह को सुकून पहुंच गया था। सच कहते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे, तुम्हारा किया तुम्हारे आगे ही आता है। साहिल ने मेरी इज्जत को तार तार किया था, आज उसकी बेटी ने खुद की अपनी इज्जत लुटा दी थी। और साहिल किसी को बेटी के खुद भी अपनी इज्जत लुटा दी थी, और साहिल किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। उसके सामने गई और वह मुझसे नज़र चुरा रहा था, और मुझे उसका चेहरा देखकर दिल को सुकून पहुंच रहा था। मैं उसकी यही लटका हुआ चेहरा देखता तो हिंदुस्तान आई थी